Hello student, welcome on my YouTube channel Classroom Study. How are you all? I hope कि आप सब बढ़िया हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले आपका हमारे प्रीवियस जो वीडियो है वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स और वेजरिंग एग्रीमेंट्स उसको ज़रूर वॉच कर लेना. ओके अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो पहले उससे समझ लें, उसके बाद आपको ये इजी हो जाएगा कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को समझना. ओके बिकॉज वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट पर ही ये डिपेंड है, जनरली उसकी तरह ही है, सेम इसका मीनिंग भी. या वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या, वेजरिंग एग्रीमेंट्स क्या होते हैं आपके? वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज कॉन्ट्रैक्ट विच आर डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर इवेंट. ओके ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट. ओके फ्यूचर में कुछ होने या ना होने पर डिपेंड करते हैं. लाइक सपोज जैसे आप क्या है रेसिंग का होता है, हॉर्स रेसिंग का होती है, तो उसमें क्या है आप बेट लगाते हैं अपने फ्रेंड से, या पार्टीज़ जो है वो आपस में बेट लगाती है कि मेरा जो हॉर्स है वो विन करेगा, वाइट कलर का या रेड कलर का एंड ऑल. सिमिलरली जैसे आप अपनी फ्रेंड से या फिर क्या बोलते हैं बेट लगाते हैं कि आज रेन होगी तो मैं आपको पे करूँगी और नहीं होगी तो तुम मुझे पे करोगे 1000 रुपीज़, और जो भी बेटिंग अमाउंट आप रखते हैं. सिमिलरली मैच के ऊपर भी रखते हैं, आप बेट लगाते हैं कि इंडिया जीतेगी या पाकिस्तान विन करेगी, कौन सी टीम जो है क्रिकेट मैच जीतेगी. तो वो भी क्या है वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है फ्यूचर में कोई भी वो इवेंट ओके जीत टीम के विन करने या ना करने पर डिपेंड करता है आपका पेमेंट करना, वो बेट मनी जो कि आपने लगाया है. ओके जितना भी. तो सेम यहाँ पर कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में भी होता है. कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में भी क्या होता है कि आपका ऑब्लिगेशन, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स पार्टीज़ की जो ऑब्लिगेशन है वो तब अराइज होती है जब फ्यूचर में वो इवेंट हैपन होगा या नहीं होगा. सपोज जनरली आपके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस होते हैं दोज ऑल आर कम्स अंडर दी कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट. जैसे इंश्योरेंस होता है आपका, सपोज आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है, तो हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है, कंपनी आपको क्या बोलती है कि एक पर्टिकुलर जो डिसीज़ आपने जो करवाया है इंश्योरेंस, अगर वो होगी, आपको हेल्थ इश्यूज़ होगा तो हम आपको क्लेम उतना जो है पॉलिसी अमाउंट वो पे करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे. तो डिपेंड कर रहा है ना फ्यूचर में वो होने पर, आपको डिसीज़ या ना होने पर. ओके सिमिलरली जैसे आप अपने व्हीकल का, अपने बिजनेस का करवाते हैं इंश्योरेंस, तो वो भी डिपेंड करता है ना फ्यूचर में आपके बिजनेस में अगर वो सपोज लॉस बाय फायर होता है या अर्थक्वेक के थ्रू कोई भी डैमेजेस या फायर हो जाता है, तो कंपनी आपको, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी, अदरवाइज़ नहीं देगी. ओके तो सेम ये भी फ्यूचर में डिपेंड कर रहा है. तो फिर डिफरेंस क्या है दोनों में, वेजरिंग और कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में? डिफरेंस ये है आपका वेजरिंग और कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कि जो इवेंट है ना फ्यूचर इवेंट, वो वहाँ पर आपके वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में डायरेक्टली रिलेटेड होता है. ओके सोल फैक्टर होता है डिसाइड करने का आपका ऑब्लिगेशन, जबकि यहाँ पर जो है कोलेट्रल फैक्टर होता है. ओके कोलेट्रल इवेंट होता है. सपोज जैसे क्या होता है आपका, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने डीडीए के फ्लैट्स बनवाए थे. ओके तो उसके लिए क्या किया था, कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, कॉन्ट्रैक्टर ने क्या है फ्लैट्स बना के दे दिए. तो सपोज़ अगर गवर्नमेंट ये बोलती है कि हम आपको पेमेंट तभी करेंगे जब हम ये जो फ्लैट्स हैं या जो बिल्डिंग आपने बना के दी है इसको अप्रूव करवा लेंगे आर्किटेक्टर से, तो ओके तो वो कोलेट्रल हो गया ना, आर्किटेक्टर के अप्रूव करने पर डिपेंड कर रहा है आपको पेमेंट करना. ओके तो अब वो आर्किटेक्टर जो है अप्रूव कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है. फाइन. तो ये भी कंडीशन है यहाँ पर कि जो फ्यूचर इवेंट है ना उसके बारे में दोनों पार्टी को श्योरिटी नहीं होनी चाहिए, किसी भी पार्टी को. ओके मे और मे नॉट बी हैपन, दोनों के इक्वल चांस ऑफ विन और लूज़ होना चाहिए, जैसे कि आपका वेजरिंग में भी कंडीशन होता है, यहाँ पर भी सेम है. बट यहाँ पर क्या डिफरेंस है कि ये जो इवेंट होता है फ्यूचर इवेंट, इसमें कोलेट्रल होता है और उसमें आपका मेन होता है सोल फैक्टर होता है. ओके और इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में तो पार्टी का ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है ना, आपका बिजनेस का आपने करवाया इंश्योरेंस, तो बिजनेस में आपका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है ना, प्लस आपने प्रीमियम दिया है इंश्योरेंस के लिए, तो वो भी आपका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है. जबकि वेजरिंग एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, सिर्फ आपका उतना ही इन्वेस्टमेंट होता है बेटिंग अमाउंट के इक्वल, जितना आप बेट लगाते हैं उतना. ओके सो इसलिए जो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है क्या है आपके वैलिड होते हैं. क्यों वैलिड होते हैं? बिकॉज ये पर्सनस को क्या है सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं अगेंस्ट दी फ्यूचर अनसर्टेन रिस्क.
ओके। फ्यूचर में जो उन्हें अनएक्सपेक्टेड रिस्क होने वाले हैं उनके अगेंस्ट उनको सेफ्टी प्रोवाइड कराता है कंपनी या कॉन्ट्रैक्ट या पार्टीज। दैट इज़ वाई दीज आर कंसिडर एज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एंड वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है आपके वॉइड होते हैं बिकॉज इससे सोसाइटी में अनएथिकल एक्टिविटीज़ जो है प्रमोट होती हैं वो इंक्रीज़ होती हैं, ओके। इसलिए सो लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वेज कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। फाइनली क्या मीनिंग है आपका कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का? सो फर्स्ट है मीनिंग अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31, ओके। CEO वो गलत हो गया, CEC लिख लेना, SCC लिख लेना। सेक्शन 31 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है? डेफिनेशन कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू नॉट टू डू समथिंग इफ सम कोलेटरल इवेंट टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन, ओके। जो भी आपने कोलेटरल इवेंट रखा है वो अगर होती है या नहीं होती है उस पर डिपेंड करता है कि आप अपना एप्लीकेशन परफॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे, ओके। व्हीकल इंश्योरेंस करवाया है तो व्हीकल का अगर एक्सीडेंट होगा तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम पेमेंट करेगी, अगर नहीं होगा एक्सीडेंट तो नहीं पेमेंट करेगी, फाइन। Then thus it is a contract the performance of which is depend upon the happening and non happening of uncertain event collateral to such contract। और कंडीशन क्या है? बट वो इवेंट जो है collateral होना चाहिए, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ओके। हेयर आर अनदर एग्जाम्पल। X contracts to pay ₹20,000 to buy if Y house is burned within a year, okay। X ने या इंश्योरेंस कंपनी समझ लो कि आपने अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाया है और कंपनी आपको प्रॉमिस कर रही है कि अगर आपका हाउस जो है बर्न हो जाता है, ओके, और वो भी विद इन अ ईयर, तो हम आपको पेमेंट करेंगे, अगर नहीं होता है तो नहीं करेंगे। और यहाँ पर क्या है? ऑब्लिगेशन जो है एक पार्टी का राइज होता है पेमेंट करने का, ना सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी का, जबकि वेजरिंग में क्या होता है? दोनों पार्टी की ऑब्लिगेशन राइज, मतलब किसी भी पार्टी की ऑब्लिगेशन राइज हो सकती है, या तो आपको पे करना पड़ सकता है या आप जिसके साथ आपने बेट लगाई है उसको पे करना पड़ सकता है। हियर इज अनदर एग्जाम्पल। A agrees to buy an old cassette recorder subject to approval of his mechanic, ओके। A ने जो है शॉपकीपर से बोला है, प्रॉमिस करा है कि मुझे कैसेट रिकॉर्डर मैं आपसे परचेज़ करूँगा, लेकिन कंडीशन है कि इसे मैं पहले अपने मैकेनिक से अप्रूव करवा लूँगा उसके बाद। तो डिपेंड करता है मैकेनिक के अप्रूवल करने ना करने पर, उसके बाद फिर क्या है आपकी परचेज ट्रांजेक्शन जो है वो होगी, तो वो भी क्या हो गया आपका कोलेटरल हो गया, फाइन। देन है फीचर्स और एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्या फीचर्स होती हैं आपके कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में, ओके। डेफिनेशन और मीनिंग के बेसिस पर ही है। फर्स्ट है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट इन फ्यूचर, ओके। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? जो डिपेंड करते हैं आपके फ्यूचर में होने या ना होने पर। कौन सा इवेंट? वो भी सर्टेन इवेंट। आप सर्टेन इवेंट तो पता ही है ना, आपने क्या रखा है कि एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवाया है ना, तो एक्सीडेंट तो पता है होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है तो पता है कि हेल्थ रिलेटेड इशू होंगे तो दिया जाएगा। बिजनेस का इंश्योरेंस करवाया है तो पता है बिजनेस में भी अगर कैसे डैमेजेस होगा उसके अगेंस्ट। दैट इज़ वाई है कॉल्ड सर्टेन इवेंट, वो भी कब होने पर? फ्यूचर में होने पर, फाइन। देन सेकेंड है इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन, इट मे नॉट बी हैपन। मतलब जो इवेंट है आपको पता है फ्यूचर में क्या होना है, लेकिन उसके ऊपर आपको कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। जैसे आपको बताया कि दिल्ली गवर्नमेंट अगर आर्किटेक्ट से अप्रूव करवाती है अपनी बिल्डिंग्स को, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करेगी, तो कॉन्ट्रैक्टर की या गवर्नमेंट को ये श्योरिटी नहीं होनी चाहिए कि अप्रूवल हमारे फेवर में क्या है रिजल्ट देगा। कि सपोज अगर कॉन्ट्रैक्टर को लगता है कि अप्रूवल तो पास कर ही, जो सॉरी कौन है, आर्किटेक्चर तो अप्रूव कर ही देगा, मुझे पता है, और लेकिन अगर आपने अच्छा बनाया है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको श्योरिटी है तो वो ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो मेरा फ्रेंड है, मेरा रिलेटिव है, इसलिए वो अप्रूव कर देगा, तो वो फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, फाइन। द नेक्स्ट फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की। थर्ड, द इवेंट मस्ट बी कोलेटरल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट, ओके। मेन कॉन्ट्रैक्ट से सेकेंडरी होना चाहिए, फर्स्ट नहीं होना चाहिए, ओके। एग्जाम्पल्स हैं आपके कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में, किस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं? जितने भी आपके इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होते हैं, वो सब दोज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ओके। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हमने कर लिया है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी गारंटी क्या होता है वो आगे हम एक सेपरेट वीडियोज़ में करेंगे। इंडेमनिटी मतलब जनरली होता है कॉम्पनसेट करना, और गारंटी तो आपको पता है कोई भी लोन लेता है तो उसके लिए आप अगर गारंटी देते हैं, गारंटी देने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सो दैट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो ये जो 3 हैं वो आपके एग्जाम्पल है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के। ना रूल्स है, रूल्स रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ओके। कि परफॉर्मेंस मतलब कि कब आपका जो है ऑब्लिगेशन, पार्टी का ऑब्लिगेशन अराइज, कब जो है इंश्योरेंस कंपनी को पे करना होगा पार्टी को,
ओके, क्या क्या रूल्स हैं, तो वो डिपेंड करता है जनरली कि रूल आपने क्या रखा है कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम। सो हियर आर दी सर्कमस्टांसेस जब पार्टी की परफॉर्मेंस फॉर द कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट अराइज होगी। फर्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ ए फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। जब कॉन्ट्रैक्ट जो है ऐसा रखा है आपने जो कि डिपेंड करता है फ्यूचर में कुछ होने पर ही सिर्फ, ओके, सिर्फ होने पर। जैसे एक्सीडेंट का इंश्योरेंस, आपने व्हीकल इंश्योरेंस करवाया तो उसका एक्सीडेंट होगा तो ही देती है आपको इंश्योरेंस कंपनी, अगर नहीं होगा तो नहीं देगी, तो होने पर डिपेंड करता है। सेम आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया तो वो भी हेल्थ इश्यूज़ होने पर ही कंपनी देगी, अदरवाइज नहीं देगी। सो वो है आपका हैपनिंग। हियर इज अनदर एग्जाम्पल, ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी अ सम ऑफ मनी व्हेन बी मैरिज सी। ओके, ए प्रॉमिस करता है बी को देने का, अगर बी जो है सी से मैरिज कर लेता है देन ओनली। सी डाइज विदाउट बीइंग मैरिड टू बी, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। अब सी की पहले ही डेथ हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया आपका वॉइड। वॉइड मतलब कि अब बी जो है वो ए को फोर्स नहीं कर सकता कि दो मुझे मनी, क्योंकि उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जो अनसर्टेन इवेंट है वो हैपन ही नहीं हुआ है। ओके, सी का तो सी के बारे में तो अनसर्टेन ही था, उनको नहीं पता था, ए को नहीं पता था, बी को भी नहीं पता था सी उससे मैरिज करेगी या नहीं करेगी, इसलिए वो अनसर्टेन है। फाइन। देन ए कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट अपॉन द नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। ओके, अगर डिपेंड करता है फ्यूचर में इवेंट ना होने पर। सपोज ये जनरली जो होता है आपके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के केस में होता है, जैसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते टाइम जो बिजनेस है या जो एक्सपोर्टर है इम्पोर्टर है वो क्या करवाते हैं अपने गुड्स का इंश्योरेंस करवाते हैं ना, सी के थ्रू आता है तो उसका क्या है शिप पे जितना भी आपका गुड्स होता है उसका इंश्योरेंस करवा लेते हैं। तो कंपनी क्या उनको प्रॉमिस करती है कि अगर आपका जो शिप है वो नहीं आ पाया इतने पर्टिकुलर डेज में, सपोज विद इन अ ईयर या विद इन अ मंथ, तो हम आपको क्लेम देंगे उतनी वैल्यू का जितना वैल्यू का आपका गुड्स लोडेड था उस शिप में, अदरवाइज नहीं देंगे। तो डिपेंड कर कब देने की बात कर रही है इंश्योरेंस कंपनी, जब ना आए शिप देन ओनली। ओके, तो ये हो गया आपका नॉन हैपनिंग का। सो हियर इज एग्जांपल, ए प्रॉमिस टू पे ₹50,000 टू बी इफ बी शिप डज नॉट रिटर्न, द शिप इज शंक एंड द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स आफ्टर द शिप इज शंक एंड नॉट देयरफॉर। ओके, और शिप जो है वो आपका पानी में डूब जाता है और उसके लिए आप फिर फोर्स कर सकते हैं कंपनी को, उससे पहले नहीं कर सकते जब वो डूबने से। देन नेक्स्ट कंडीशन, कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट ऑन फ्यूचर कंडक्ट ऑन ए लिविंग पर्सन। ओके, कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन मतलब ऑन द बिहेवियर ऑफ ए लिविंग पर्सन, कोई भी ह्यूमंस के बिहेवियर पर डिपेंड करता है अगर आपकी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस का। तो जैसे अब पर्सन के बिहेवियर पे तो आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। हियर इज एग्जाम्पल, लेट्स सी, ए एग्री टू पे बी अ सम ऑफ मनी इफ सी विल मैरी टू हिम, सी मैरिज डी, द मैरिज ऑफ बी टू सी वॉज नाउ कंसिडर्ड इम्पॉसिबल। जैसे आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, टू जो फ्रेंड्स होते हैं बॉयज़ आपस में बैठ लगाते हैं ना कि पर्टिकुलर वो जो गर्ल है अगर तुमसे फ्रेंडशिप करेगी या तुमसे मैरिज करेगी तो मैं तुम्हें इतना पैसा जो है वो दूंगा और ये एंड ऑल। तो अगर वो जो गर्ल है उसने सपोज़ किसी और से मैरिज कर ली, ओके, अब वो तो जो है स्ट्रेंजर पर्सन है उसका तो नहीं पता आपका कैसा बिहेवियर है, वो मानेगी या नहीं मानेगी, इसलिए वो भी क्या है आपका फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट है और कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन है। ठीक है, तो अगर वो पर्सन मान जाता है तो फिर आप पेमेंट करने के लायबल होंगे, अगर नहीं मानेंगे तो वो इम्पॉसिबल हो जाएगा और फिर आप पार्टी को फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टीजेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद इन अ फिक्स पीरियड। ओके, टाइम अगर रखा है आपने, जैसे अब जितने भी जो है व्हीकल इंश्योरेंस होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, ये क्या होते हैं आपके फॉर ए पर्टिकुलर ईयर के लिए होते हैं। ओके, उस ईयर में अगर आपको कुछ भी होता है तो या आपके व्हीकल को कुछ भी होता है तो इंश्योरेंस कंपनी देने के लिए लायबल होती है, अगर उस टाइम के बाद होता है तो वो लायबल नहीं होती है। ओके, तो तब डिपेंड करता है, तब परफॉर्मेंस जो है ऑब्लिगेशन अराइज होगा अगर उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर हो जाता है एक्सीडेंट हैपन देन। So example, A promised to pay ₹10,000 to B if a certain ship return within a year. This contract may be enforced if the ship return within a year and becomes void if the ship is burned in transit within a year. Okay, तो अगर आ जाता है ship within a period तो आपको देगी इंश्योरेंस कंपनी, अगर नहीं आती है तो नहीं देगी। फाइन, यहाँ तो ए ने प्रॉमिस किया है, कंपनी ने नहीं किया है। देन है नेक्स्ट एंड द लास्ट rule regarding the performance of a contingent contract is कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टीजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल टास्क हमने बताया था, डिस्कस किया था कि जो करना पॉसिबल ही ना हो। सपोज जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, ए जो है प्रॉमिस ए एग्री टू पे बी ₹1,000 इफ टू स्ट्रेट लाइन शुड एनक्लोज अ स्पेस, द एग्रीमेंट इज वॉइड। ओके, अगर बी ए जो है बी को बोलता है कि तुम कभी भी लाइफ में कभी भी अगर 2 पैरेलल लाइन को अगर ज्वाइन कर दोगे तो मैं तुम्हें ₹1,000 दूंगा। तो पता है ये तो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता आज या
कल क्या और कभी भी वो नहीं कर सकता ज्वाइन टू इस पैरेलल लाइंस को। इसलिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वॉइड से होते हैं। वॉइड होते हैं मतलब पार्टी फोर्स नहीं कर सकते, ए बी जो है यहाँ ए को एनफोर्स नहीं कर सकते थ्रू दी लॉ कि आप मुझे पे करो प्रॉमिस्ड अमाउंट। ओके, so these were all are the rules of contingent contract और performance of contingent contract से related, right? Then next difference between contingent contract and wagering contract हमने डिस्कस किया कि wagering contract और जो है आपके contingent contract सेम होते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। सो क्या डिफरेंसेस है वी आर डिस्कसिंग हियर। फर्स्ट इज़ वैलिडिटी। जो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं वो वैलिड हैं आपके अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, और जो आपके वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट हैं वो वॉइड होते हैं। हमने किया था कि वॉइड एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड है, क्योंकि इससे क्या होता है सोसाइटी में अनएथिकल एक्टिविटीज़ मोटिवेट होती हैं, उनको मोटिवेशन मिलता है। देन है इवेंट, कौन सी इवेंट पे डिपेंड करता है। कॉन्टीजेंट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिपेंड करता है आपके कोलेटरल इवेंट पे, और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है आपके सोल फैक्टर सोल इवेंट पे। ओके, द फ्यूचर इवेंट इज़ मेनली कोलेटरल और इसमें फ्यूचर इवेंट इज सोल डिटरमाइनिंग फैक्टर। देन है परफॉर्मेंस, क्या पार्टी की इंटेंशन होती है परफॉर्म करने की, देने की, पे करने की। तो जो आपका कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें पार्टी की इंटेंशन होती है परफॉर्म करने की अपने ऑब्लिगेशन को, जबकि वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होती है। जैसे आप बैट लगाते हैं तो आप तो यही चाहते हैं ना कि आप ही विन करें, आपको ही मिले अमाउंट, ना कि आप ये सोचते हैं कि मैं पे करूं। ओके, जबकि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्या होता है, कंपनी पे करने के लिए लायबल होती है और उसके लिए आपसे बस प्रीमियम चार्ज करती है। देन है प्रॉमिस, म्यूचुअल प्रॉमिस। क्या दोनों पार्टी आपस में प्रॉमिस करती हैं, किस में करती है, कॉन्टीजेंट में, सॉरी वेजरिंग में करती हैं। वेजरिंग में करते हैं ना कि अगर पर्टिकुलर इवेंट, अगर इंडिया जीतेगी तो मैं आपको दूंगा 10,000 रुपीज़, अगर पाकिस्तान जीतेगा तो आप मुझे दोगे 10,000 रुपीज़। ओके, दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं। जबकि इसमें क्या है, सिर्फ एक पार्टी प्रॉमिस करती है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस करती है कि अगर ये पर्टिकुलर इवेंट हैपन हुआ, आपके बिजनेस में अगर कोई भी लॉस हो गया, फायर हो गई, तो हम आपको उतना कॉम्पनसेट करेंगे। फाइन। देन इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी, इंटरेस्ट मतलब कि उनका इन्वेस्टमेंट जो है कितना हो, किसमें कितना होता है और कब होता है। ओके, सो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में तो इंटरेस्ट ज़्यादा होता है पार्टीज़ का। क्यों? क्योंकि एक तो जिसका इंश्योरेंस करवाया है उसमें इन्वेस्टमेंट है। सपोज बिजनेस का इंश्योरेंस करवाया है तो बिजनेस की में भी तो इन्वेस्ट किया है और प्लस उसने प्रीमियम भी पे किया है, इसलिए उसमें क्या होता है, उनका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, इंटरेस्ट ज़्यादा होता है उस इवेंट के हैपन होने के रिगार्डिंग। और जबकि जो आपका है वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, वेजरिंग एग्रीमेंट, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट होता है पार्टी का, सिर्फ वो बेट मनी के इक्वल। So the parties are interested in subject matter and happening or non-happening of an event in material or for them. Okay, इसलिए वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं कि वो जो इवेंट है उनके फेवर में हो जाए। और इसमें क्या है, उनको इतना लॉस नहीं होता है क्योंकि सिर्फ वो बेट मनी जो है वही लूज़ या गेन कर सकते हैं। एंड लीगल पता है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट आपके वैलिड है और ये वॉइड है, एक्सप्रेसली वॉइड है। ओके, देन क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपके इसके टॉपिक से, क्लियरली हैं, दो ही क्वेश्चंस बनते हैं जनरली। फर्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इसका मीनिंग बताएंगे आप, फीचर्स बताएंगे एंड डिस्कस द रूल्स रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। जो हमने 5 और 6 रूल्स डिस्कस किए वो आप एक्सप्लेन करेंगे। देन सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन कॉन्टीजेंट एंड वेजरिंग एग्रीमेंट। तो ये जो हमने 5-6 डिफरेंसेस किए ये आप इसमें राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपके लिए ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको लगता है कि ये आपके लिए यूज़फुल है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो सके। ओके, थैंक यू।